Okay, good morning, students. So, today again I am going to discuss the we are up till now we have discussed the physical property, physical processes, and physical equilibria. Okay, from now on we will discuss the chemical equilibrium. But before that, we will just uh, write the short points of the physical equilibrium and then the characteristics of the equilibrium that we are going to discuss. ठीक we have already discussed. ठीक है ना, जैसे कि आपको लिखना है यहाँ पर जनरली आपको जो आपको टॉपिक लिखना है वो लिखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of equilibria involving physical processes. यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है ना. तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के होने के कुछ हमने कुछ इन्फ्लुएंसेस निकाले जो पिछली बार हमने पढ़े. सबसे पहली चीज़, अगर प्रेशर को मेंटेन रखना है, ठीक है ना, प्रेशर को मेंटेन एक पॉइंट पे रखना है, तो हमें इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहाँ पे आएगी? जब हमारा सिस्टम कैसा होगा? क्लोज सिस्टम होगा. तो इक्विलिब्रियम पहले चीज़ लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल only in a closed system. In a closed system at a given temperature. पहली चीज. दूसरी चीज, both the opposing process occurs at the सेम रेट. तभी तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा. अगर सेम रेट पे अपोजिट प्रोसेस हो रहे होंगे तो हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा. ठीक है ना. तो उससे कैसी कंडीशन होगी? स्टेबल कंडीशन होगी. ठीक है ना, सेम रेट. तो डायनेमिक, ये बात किसकी बताई उन्होंने? डायनेमिक, ब्रैकेट में लिख लो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. सेकेंड इज ऑल द measurable properties that is pressure, temperature, concentration remains constant at equilibrium. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? सारी की सारी मेजरेबल क्वांटिटीज जो हैं वो कैसी होंगी? कांस्टेंट होगी. और क्या है, एक जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी वो इंपॉर्टेंट टेबल है. इसके वो भी इसी के मतलब वो करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है. तो जो फिजिकल प्रोसेस अटेन हो जाएगा उसके उसको उस पॉइंट पे कांस्टेंट होने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब डिफाइन कर रहे हैं. अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करोगे तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब प्रोसेस शिफ्ट होगा, लेकिन फिर से क्या होगा? उसके बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ठीक है ना. और जो कंसंट्रेशन क्वांटिटीज़ हैं वो क्या बताती हैं? क्वांटिटीज़ इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है? द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस, जो फिजिकल प्रोसेस था, प्रोसेस हैज़ प्रोसीडेड. मतलब कि किस एक्सटेंट तक जो भी हमारा काम है, जैसे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन है, वो किस एक्सटेंट तक हो गया, वो बताती है हमारी जो प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यूज है. ठीक है ना. तो ये तो हमारी जनरल प्रॉपर्टीज थी जो हमें पढ़नी थी. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या आज? केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है देखते हैं ध्यान से. केमिकल इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन है मेरी, एग्जांपल एक रिएक्शन है ए बी गिव्स सी प्लस डी. ठीक है ना. स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स भी लिख देता हूँ. फॉर एग्जांपल सबके स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिख देते हैं. क्या पता इनकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, जो भी हो. ठीक है ना. तो स्मॉल लेटर से मैंने क्या किया है, उसी रिएक्टेंट के नेम से उसका स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिखा. स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट मतलब जब हम बैलेंस करने के लिए जो उसके नंबर ऑफ मोल्स लगाते हैं वो होता है. तो मैंने बोला कि एक गिवन इक्वेशन है मेरी, ये वाली, ये किस पे है? दिस इज एट इक्विलिब्रियम. दिस इज एट इक्विलिब्रियम.
तो रेट इन्होंने क्या बताया, इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखते हैं, डिकम्पोजिशन या फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी, अगर ऐसे लिख दूँ मतलब कि ये दोनों मिलके सी और डी बना रहे हैं, उसका रेट, और सी और डी मिलके, सी और डी टूट के जो सी और डी है वो वापस क्या कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मतलब मिक्स होके ये बना रहे हैं वापस, ये पीछे की डायरेक्शन जा रही है, मतलब आगे वाला रेट मैं R1 मान रहा हूँ, पीछे वाला रेट R2 मान रहा हूँ, तो मेरा R1 जो है वो इक्वल टू R2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है इनकी कंसंट्रेशन पे। तो फॉर एग्जांपल मेरा R1 जो होगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा, RF जो होगा मेरा, वो किसके बराबर होगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, के कोई कांस्टेंट होगा जो फॉरवर्ड रिएक्शन जाने का कांस्टेंट है, इंटू बी, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी कंसंट्रेशन पे और उसकी पावर पे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती जाएगी उतना ज़्यादा इसके ये बनता जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमने सुना, पिछली बार भी हमने ये बात देखी थी कि जब हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा था वो आगे डायरेक्शन में कब जा रहा था, जब आप क्या डालोगे उसमें, क्या डालोगे उसमें, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन इसका बढ़ा दोगे तो ये ज़्यादा बनेगा, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ये कम बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही बैकवर्ड रेट जो आर बी है मेरा, इसको आर एफ मान लेते हैं, इसको आर बी मान लेते हैं, जो आर बी है मेरा वो किसके बराबर होगा, के बी, बैकवर्ड की का जो कॉन्स्टेंट होगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी सी की, उसकी पावर सी, और जो कॉन्सेंट्रेशन है डी, उसकी पावर डी, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट है, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि इस रिएक्शन का रेट या फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम पे ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, ये हमें पता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। जो ओवरऑल रेट, ओवरऑल जो कांस्टेंट जो बन रहा है, वो जो बनता है हमारा, वो क्या बनता है, जो के हम लोग किसी रिएक्शन के लिए लिखते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, के फॉर अ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हम उसको लिख लेते हैं के सी। तो के सी क्या होता है, के सी होता है हमारा जो फॉरवर्ड हमारी रिएक्शन हो रही है और जो बैकवर्ड हमारी रिएक्शन हो रही है उसका रेशियो होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये रेशियो होता है हमारा के सी का, ठीक है ना। तो के सी को अगर मेरे को डिफाइन करना है तो मैं वो के एफ बाई के बी निकालना है। अभी यहीं से इसको आगे ले चलते हैं, मैं क्या करूँगा, के एफ से के बी को डिवाइड कर दूंगा, इसको नीचे इधर ले जाऊँगा, इसको इधर नीचे ले जाऊँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, इधर से लिख लूँगा वही इक्वेशन से। अगर मैं आगे प्रोसीड करूँ कि के एफ अपॉन के बी विल बी रिटन एज सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर, दिस इज इक्वल टू के सी। तो अब कोई भी इक्विलिब्रियम जो हम वहाँ पर हम लोग डेल्टा जी इज इक्वल टू, मैं आपको इससे पहले पढ़ाया था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पढ़ाया था, वहाँ जो के सी लिख रहे थे वो एक्चुअली ये है के सी। वो के सी क्या है, ये जो कि डिफाइन किससे होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये इसकी ज़्यादा वैल्यू पे ये ज़्यादा बन रहा होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम ने हमारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा खत्म करी है। मैंने आपको तीन इक्विलिब्रियम बताए थे जिसमें क्या होता है 90% रिएक्शन हो जाती है। अगर 90% रिएक्शन हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा, यानी कि केसी की वैल्यू बहुत हाई है। केसी की वैल्यू लो होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट इसका बचा हुआ है। इसका मतलब कि क्या है कि केसी की वैल्यू कम होने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है, यानी कि अभी ज़्यादा प्रोसीड नहीं होगी ये रिएक्शन, फिजिबल नहीं है ये रिएक्शन। और अगर ये लगभग कंसंट्रेशन दोनों का बराबर आता है तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। केसी की वैल्यू 1 आएगी तो वो किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो डेल्टा जी हमें पता ही है, डेल्टा जी आर टी एल एन के है, एल एन मैंने आपको बता रखा है, एल एन 1 किसी भी बेस पे वैल्यू कितनी होती है, 0। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर केसी की वैल्यू कितनी हो जाए 1, यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर बराबर होगी तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम बहुत सेंटर पॉइंट पे रीच कर गया, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड, तो अगर मैं बोलूँगा कि स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी भी 0 होगी, इसका मतलब कि आपका जो रिएक्शन है वो 50% ही पे ही रुक गई है, ठीक है ना। दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, बराबर है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको ऐसे ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स क्या बनता है, HI, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बैलेंस कर लेता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको Kc लिखना है इस रिएक्शन के लिए, तो आप Kc किसके बराबर लिखोगे, HI की जो भी कंसंट्रेशन हमारे पास होगी उसकी पावर 2। कंसंट्रेशन हम किस में निकाल सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे प्रोसेसेस बताए, बहुत सारे क्वांटिटीज़ बताई हैं, जैसे कि मोलैरिटी, ठीक है ना, मोलैरिटी में हो सकता है, मोलैलिटी में हो सकता है, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन में हो सकता है। तो ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, मास परसेंट में हो सकता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M को यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोल पर लीटर, ठीक है ना। क्या यूज़ होता है, मोल पर लीटर। तो इसका स्क्वायर अपॉन H2 अपॉन I2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप कांस्टेंट निकालोगे, ये जो अभी यूनिट क्या होती है पहले देख लो, यूनिट ऑफ कांस्टेंट क्या होती है, यूनिट ऑफ कांस्टेंट Kc कैसे डिफाइन होती है, डिपेंड करती है कि यहाँ पर क्या क्या पावर्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी यूनिट डिफाइन करना चाहूँ तो इसकी मोलैरिटी होगी यूनिट, इसका स्क्वायर होगा, इसकी भी यूनिट मोलैरिटी में होगी, इसका पावर 1 है, इसकी भी यूनिट मोलैरिटी होगी। तो यहाँ पर देखोगे कि आप ये सबका सब आपस में कट गया, तो इसकी ये क्या है, ये यूनिट लेस है, ये वाला Kc क्या आ जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी कुछ और, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं आती कट कटा के, तो जो भी यहाँ पर m की वैल्यू पावर बचती वही उसकी यूनिट होती है। जैसे कि यहाँ पर मानो मैं यहाँ पर यूनिट की बात करूँ तो जनरलाइज्ड फॉर्म में यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इस केस में Kc की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ Kc इज m की पावर c इंटू m की पावर d अपॉन m की पावर a इंटू m की पावर b। हम सिर्फ यूनिट की बात कर लें, इससे मैंने मोलैरिटी लिख रखा है। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, जो फाइनल यूनिट आएगी मेरी क्या आएगी, C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना, नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो जो भी इसकी पावर होगी मोलैरिटी के ऊपर, वही क्या होगी, यूनिट होगी किसकी, Kc की, यूनिट ऑफ Kc, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन के केस में हम लोग ऐसे बताते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या पर वॉल्यूम के केस में बात कर रहे हैं हम लोग, और प्रेशर के केस में हम लोग प्रेशर की वैल्यू लिख देते हैं, Kc को हम लोग प्रेशर से भी डिफाइन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो Kc को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर मैं बताना हूँ, अच्छा एक बात और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैं Kc पूछता, मतलब मैं ये पूछूं कि 2HI गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, अगर मेरे को ये निकालना है, तो इसके लिए जो Kc आएगा वो किसके बराबर होगा, इस वाली रिएक्शन के लिए जो Kc आएगा, इसको K' लिख देता हूँ, विच भी इक्वल टू 1 अपॉन Kc जो पिछली बार हमने निकाला था, ठीक है ना। Kc किसके लिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन F के लिए लिख लेते हैं, और ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए Kc क्या आएगा, जो पिछला वाला था उसके जस्ट इनवर्स, ठीक है ना। क्यों, वैसे भी देख पाएंगे, ऐसे भी देख सकते हैं कि H2 और I2 इस बार ऊपर लिखा होगा, और HI का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, एकदम नीचे लिखा हुआ है, एकदम रेसिप्रोकल है ना इसका, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन का Kc जो है वो ये Kc आया हुआ है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का Kc कितना होगा, 1/Kc के बराबर होगा, K' इज इक्वल टू 1/Kc के बराबर होगा। तो इस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन is reciprocal of the equilibrium constant for forward reaction, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका जस्ट रेसिप्रोकल के बराबर है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, किससे रिलेटेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखना है तो वो इजीली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसी के चलते आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 7.1 इस प्रॉब्लम को देखेंगे और देखेंगे कैसे हमने इसको, कैसे हमने Kc को यूज़ किया और निकाला, ठीक है ना। तो 7.1 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, देखो ध्यान से, आपको दिया गया है फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन इन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2, ठीक है ना। इस बार उन्होंने क्या किया, N2 प्लस H2 गिव्स
NH3। ये वाली इक्वेशन के साथ इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गैसियस होता है, ये गैसियस होता है, और ये भी क्या बनेगा आपका गैसियस फॉर्म में ही बनेगा। इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। N2 है, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाने के बाद यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो अब अगर आपको इस इक्वेशन के लिए Kc लिखना है तो Kc क्या लिखोगे आप, Kc विल बी रिटन एज NH3 की कंसंट्रेशन जो भी हमें दी होगी, दे रखी कंसंट्रेशन, उसका स्क्वायर अपॉन N2 की कंसंट्रेशन इंटू H2 की कंसंट्रेशन का होल क्यूब। तो अब अगर यहाँ पर यूनिट देखोगे ना, जब आप इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करोगे तो क्या निकलेगी, यहाँ पर m का स्क्वायर है, यहाँ पर m है, और यह m का क्यूब है। तो कुल मिला के यूनिट क्या निकलेगी, कट जाएगी, 1/m² यूनिट निकलेगी। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि इसकी यूनिट क्या निकलेगी, पर मोल पर लीटर का की पावर -2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल की पावर 2, यानी कि लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये आपकी यूनिट आएगी। अब निकालते कैसे, आपको NH3 कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ दी हुई है। NH3 कंसंट्रेशन कितनी दी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -2। इसका स्क्वायर करेंगे, डिवीजन में लिखेंगे N2 कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2, इसको ऐसे लिख देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो H2 की कंसंट्रेशन है कितनी है, 3.0 इंटू 10 की पावर -2, इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। सिमिलरली क्योंकि जो जो कोफिशिएंट्स थे उसी की वैल्यू ऊपर लिखनी थी, तो Kc की वैल्यू मेरी इसको काट पीट के कितनी आ जाएगी, हाँ, इसको कट करने के बाद मेरी Kc की वैल्यू आती है 0.355 इंटू, यहाँ पर कितना है मेरे पास, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, -6 -2 -8 -8 + 4, तो 10 की पावर 8 -4, 8 ऊपर चला गया ना, 8 -4, इसको काटने के बाद ये वैल्यू आती है। तो कितना आ गया आंसर, 0.355, 3 0 9 59 जा, हाँ ठीक है, 3 9 27, 1.5 इंटू 27, ऊपर 1.2 लिखा हुआ है, तो ये आ गया 0.355 इंटू 10⁻⁴। एक मिनट, 12/15 कट गए, नीचे 27 लिखा हुआ है, एक मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 12 15 और यहाँ नीचे 27 भी लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 4 × 4 सॉरी 5 × 5 5 3 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख लेंगे, डिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा इजी कर लेंगे ऐसे। Seven